आज के अतिथि। मित्रों, हमारे इस पाक्षिक कार्यक्रम में हम समय समय पर आपकी भेंट विभिन्न विषयों से जुड़े व्यक्तित्व से करवाते रहते हैं और आज इसी क्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को, जो कि के.ए. पीजी कॉलेज कासगंज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं और समाज सेवा से जुड़े कार्यों में भी आप बहुत बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं। आज हम आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको एक नया जो दायित्व मिला है, आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का सदस्य घोषित किया गया है, इसके लिए हम आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इस जो गुरुतर दायित्व के लिए आप निश्चित रूप से आप अपने पूरा मनोयोग से काम करेंगे, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद आपको। तो डॉक्टर साहब, हम हमारे श्रोता आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी साहित्य यात्रा के बारे में, आपकी समाज सेवा के कार्य के बारे में, और आप यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हैं इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। मैं तो जब से विद्यार्थी जीवन मैंने शुरू किया, तब से मेरे मन के अंदर हमेशा यही था कि मैं एक शिक्षक बनूं जी, और उसके लिए निरंतर उसी दिशा में कोशिश करता रहा जी। पढ़ने लिखने का स्वभाव संस्कार में मिला था जी। मेरा परिवार चूंकि बड़ा आस्थावान और धार्मिक परिवार था, तो प्रत्येक शाम को हमारे घर के आंगन में बैठकर मेरी दादी धार्मिक ग्रंथों का वाचन करती थी और हम सबको अपने साथ बैठा लेती थी। जी। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मैं तो मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी था और मैंने हाई स्कूल, इंटर और बीएससी भी विज्ञान के क्षेत्र से ही किया। लेकिन दादी के उन धार्मिक ग्रंथों ने मुझे विज्ञान से एक साथ मोड़ दिया और मैंने फिर दोबारा बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया और फिर से जो साहित्यिक अभिरुचि थी उसके अनुसार, उसके अनुरूप मैंने काम किया। निश्चित रूप से जो आपके जो परिवार के जो संस्कार थे, परिवार की ओर से जो आपको दादी माँ की ओर से जो कुछ मिला, वो आपको साहित्य की ओर ले बिल्कुल गया। बिल्कुल सही बात यही है, साहित्य की ओर भी ले गया और भारतीय दर्शन और धर्म के प्रति भी जो जिज्ञासा और उत्कंठा उन्होंने पैदा की, वह भी उन्हीं के कारण से पैदा हुई। जी 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 जी। तो ये सारा जब आपका जो शिक्षा दीक्षा चल रही थी, तो उसी दौरान आपका लेखन शुरू हो गया था? लिखने का काम तो आपको बताऊं, मैं जब इंटर में पढ़ता था तब से ही मैंने लिखना शुरू किया। जी। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि इसे ईश्वर का संयोग ही कहिए कि आकाशवाणी से जुड़ने का काम भी मैं जब से पढ़ता था तब से ही हो गया। अच्छा। और कई कार्यक्रम आपके रामपुर केंद्र से आते थे, जिसमें युववाणी कार्यक्रम था, जिसमें एक और गीतों भरी कहानी आती थी। जी। और मैं उसमें जो है गीतों भरी कहानियां लिखता था। अच्छा। और उनका प्रसारण जो है आपके केंद्रों से होता था। जी। तो एक लंबे समय से आकाशवाणी से भी जुड़ने का जो है संयोग रहा है। अच्छा। तो उसके बाद में जब आप आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, तो अब आप जब जो सेवा का जो दायित्व आपने जो संभाला, वो कहाँ से शुरुआत हुई? वैसे तो शुरुआत तो शिक्षा से पहले जब मैं अपना शोध कार्य पूर्ण कर रहा था, तो छोटे छोटे संस्थानों में मैंने काम किया जी, ताकि शोध कार्य के लिए आर्थिक दृष्टि से सहायता मिल सके। जी। हम लोग कोई बहुत बड़े संपन्न परिवार में जन्म नहीं लिया, बल्कि सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। धीरे धीरे करके छोटे छोटे कामों को करके और अपना शोध कार्य पूर्ण किया और उसके बाद आयोग में जगह निकली और कई बार 2-3 बार के बाद जो है इसमें सफलता मिल पाई और फिर यहाँ हमारा चयन हो गया उच्च शिक्षा में। जी। के कॉलेज कासगंज मिल गया। जी। तो आपका जो शोध कार्य का जो विषय था, जो आपके पीएचडी का विषय था, वो क्या था? मेरे शोध कार्य का विषय तो राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ था। क्योंकि बचपन में मैं आपको बता दूं कि मेरा जुड़ाव जो है आरंभ के काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हो गया जी। और मैं संघ का स्वयंसेवक बन के शाखाओं के काम में जाने लगा जी। तो वहीं से मेरे मन के अंदर समाज का काम करने की प्रेरणा मिली जी। और जैसा कि शाखाओं पर राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है, तो भारत के जितने भी जो नायक थे
चाहे वो चंद्रशेखर थे, चाहे भगत सिंह थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस थे, उनके प्रति, चाहे विवेकानंद थे, उनके प्रति गहरी आस्था मन के अंदर बैठती चली गई। जी 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 जी। और जब मैं अपने गाइड के पास शोध का विषय चयन करने गया तो उन्होंने कहा कि भक्तिकाल के किसी भी विषय को आप चुन लो। तो मैंने कहा मैं तो भक्तिकाल का विषय नहीं चुनूंगा, मुझे राष्ट्रीयता का कोई विषय दीजिए जी। और मैं राष्ट्रीयता से संबंधित विषय पर शोध कार्य करना चाहता हूँ। जी हाँ जी। तो उन्होंने कहा बड़ा कठिन है, आपकी राष्ट्रीयता जो है थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकती है आपके लिए, आपके इस कार्य में। तो मैंने कहा उसकी चिंता नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे हिंदी उपन्यासों में राष्ट्रीय चेतना विषय दिया, जो बाद में स्वीकृत हुआ और जिस पर मैंने शोध कार्य किया। जी जी जी। मैं देख रहा था कि आपके लगभग 7 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। जी जी। और उसमें जो पहली पुस्तक है वो भी शायद इसी विषय पर है। जी जी, राष्ट्रीयता जी जी। पर। स्वातंत्रोत्तर हिंदी उपन्यासों में राष्ट्रवाद। जी जी। डॉक्टर साहब, आप मूल रूप से सुरोंजी के निवासी हैं। जी जी जी। और ये बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है वैष्णव संप्रदाय का। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे श्रोताओं को? ये बड़ा पौराणिक तीर्थ स्थान है और आदि तीर्थ के रूप में इसकी अपनी मान्यता है। जी। और जब भगवान विष्णु का तृतीय अवतार जो वराह के रूप में हुआ है और जब पृथ्वी जो है जल में निमग्न थी, और ऐसा पौराणिक आख्यानों में मिलता है कि हिरण्याक्ष दैत्य के द्वारा पृथ्वी को जल के अंदर स्थापित कर दिया गया था, तो भगवान श्री विष्णु ने वराह का अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। उसके पश्चात सृष्टि का आरंभ हुआ। वैज्ञानिक दृष्टि से भी, विज्ञान भी लगभग यही कहता है कि पृथ्वी जो है जल निमग्न थी और धीरे धीरे करके जब वाष्प बन के पानी उड़ता रहा तो जो पृथ्वी का हिस्सा वो जो ऊपर निकल के आया। तो पुराण कहते हैं कि वही स्थान है जो सबसे पहले जल के ऊपर आया। यह वही शुकर क्षेत्र है, वही सूरों है, और भगवान वराह ने पृथ्वी का यहीं पर उद्धार किया था। और उसके पश्चात यहीं पर भगवान वराह ने निर्वाण भी प्राप्त किया था। अच्छा। स्वर्गारोहण भी उन्होंने यहीं से किया था। जी, जी। तो इसलिए उस काल से लेकर आज तक ये भगवान वराह की एक तरह से निर्वाण स्थली भी है। और उसके पश्चात तमाम महापुरुषों ने उस स्थान पर जन्म लिया। तमाम महापुरुषों की वह साधना स्थली रही है। और भारत का कोई ऐसा शंकराचार्य संत किसी भी कालखंड में नहीं रहा जिसने सूकर क्षेत्र की यात्रा नहीं की और उसे अपना साधना स्थली नहीं बनाया। डॉक्टर साहब, हिंदू ग्रंथों में या हिंदू समाज में मान्यता है कि अस्थि विसर्जन के लिए हम लोग सुरोंजी जाते हैं। जी, जी। तो उसके पीछे क्या कारण है? भगवान विष्णु ने जब वराह का रूप धारण किया तो उनको स्वर्गारोहण करना था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो पृथ्वी का हिस्सा था वहां पर एक स्थान पर एक बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं कि भूभाग खोद कर वहां जल निकाला और उस जल में वो उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। अच्छा। वहां जो कुंड आज है जो वो वही उसी काल का कुंड है और वो सशरीर उसमें विलीन हो गए थे। तब से लेकर आज तक पूरे देश भर के लोग वहां अस्थियों को, अपने मृतक परिवारीजनों की अस्थियों को लेकर आते हैं और उसमें विसर्जित करते हैं और वो 48 घंटे के अंदर सारी अस्थियां उसमें गल जाती हैं। अच्छा। और आपको देखकर और जानकर बड़ा सुखद लगेगा कि जब आप देखेंगे कई हजार लोग पूरे देश भर से प्रतिदिन कई कुंटल अस्थियां लेकर आते हैं और सब उसी में डाली जाती हैं। अच्छा। लेकिन वहां आपको अस्थियां देखने को नहीं मिलेंगी, वो सब उसी जल में विलीन हो जाते हैं। तमाम रिसर्च लोगों ने की है उसके पानी के उसको भी जानने की कोशिश की, क्या इसमें कोई केमिकल तो नहीं है, सारा कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ अब तक मिला नहीं। जो भी कुछ है वो प्राकृतिक प्राकृतिक। जी जी। ये निश्चित रूप से बहुत ही आश्चर्य का विषय है। आश्चर्य की बात है। आखिर इतनी सारी अस्थियां कहाँ विलीन हो जाती हैं? जी 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 जी। और एक समय तो ऐसा था कि यही एकमात्र तीर्थ था। लोग जो है जो आज जो बड़े तीर्थ हैं और जो स्थापित तीर्थ हैं वहां से भी लोग कभी सूकर क्षेत्र आते थे। ऐसा उल्लेख वहां के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी जो वहां की पोथियां हैं, वहियां हैं, उनके अंदर है। डॉक्टर साहब, ये सुरोंजी के तीर्थ पुरोहित जो पुजारी पुरोहित हैं उनके बारे में भी बहुत चर्चा होती है कि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी बही होती हैं। तो आपका वो पिछले 2-3 पीढ़ियों का, 4 पीढ़ियों का पूरा संग्रह रखते हैं, जानकारी रखते हैं। तो ऐसा कुछ होता है क्या? और अगर होता है तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, कुछ उनकी जिज्ञासा है। देखिए, भारत में इतिहास लिखे जाने की बड़ी परंपरा रही है
पूर्व काल से ही। जी। और मैं इस इतिहास की बात नहीं कर रहा जो केवल राजाओं का इतिहास जी। जिसको हम कहते हैं। अगर सामाजिक इतिहास की दृष्टि से कभी भारत में शोध की जाए तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर भारत का सामाजिक इतिहास सर्वाधिक कहीं मिलेगा तो आपको सूरों में ही मिलेगा। अच्छा। सूरों जी में जो तीर्थ पुरोहितों की जो बहियां हैं उसमें जो तीर्थ यात्री वहां आते हैं और स्वयं तीर्थ पुरोहित भी कभी तीर्थ यात्रियों के घर जाते हैं। अच्छा। तो वहां पर उनके नामावलियों का लेखन करते हैं। वो उनका नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनकी माताजी का नाम क्या है, और यहाँ तक कि उनकी माताजी का मायका कहाँ है, उनके भाई कितने थे, वो बेटी किसकी हैं, बाबा परबाबा उनके बाबा कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए, इतना सारा विस्तार से लिखते हैं कि वो सामाजिक इतिहास है। और आपको बहियों के बारे में बताऊं कि अभी तक 600 वर्ष तक की बहियां तो वहां उपलब्ध हैं देखने के लिए। अच्छा। उससे पहले ताम्रपत्र उस पर लिखा जाता था, भोजपत्रों पर लिखा जाता था, वह भी वहां उपलब्ध हैं देखने के लिए। और आपको बताता हूं कि जब वो सामाजिक इतिहास लिखते हैं किसी गांव में बैठकर तो आपके गांव में पीपल के पेड़ कितने हैं, वटवृक्ष कितने हैं, कुएं कितने हैं, यहाँ खेती किस चीज की होती है, प्रमुखता से आपकी देवी कौन सी है जिनको पूजा जाता है, आपकी कुल देवी कौन सी हैं, ऐसा पूरा का पूरा एरिया के बारे में विस्तृत जानकारी उन बहियों के अंदर रहती है और तमाम लोग उस पर खोज कर रहे हैं। मैंने ही कम से कम 10 से अधिक शोध पत्र मेरे उन बहियों पर प्रकाशित हुए हैं। निश्चित रूप से ये तो वास्तव में एक शोध की बात है और ये मतलब आम जनमानस में ये जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। आज एक और नया लोगों की सोच विकसित हुई है कि जड़ों की ओर चलें। जी। तो आज जो प्रवासी या विदेशी भारतीय हैं उनको भी ये जिज्ञासा हुई है कि हमारे पूर्वज कौन थे और हम कहाँ रहते थे और आज कहाँ हम मिलेंगे। हाँ। तो ये खोजने के लिए लोग सूरों जी आते हैं। क्या बात। और वो बताते हैं कि हम राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन अब हमारे तो पूर्वज 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले विदेश चले गए, लेकिन अब उनके वंशज जो हैं, उनके परिवारीजन कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या आप बताएंगे? तो वहाँ की बहियों में मिल जाता है कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, और सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं एक लंबे अरसे तक जी, और निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की जो भावना है वो आपके अंदर मतलब प्रवाहित होती है और इसी भाव से प्रेरित होकर आप समाज सेवा के तमाम सारे कामों में लगातार जुड़े रहते हैं और जुड़े हैं। पर्यावरण संरक्षण के ऊपर आपने बहुत काम किया है। गंगा जी की जो मलिनता को स्वच्छ करने के लिए आपने बहुत सारा काम किया है। गंगा समग्र योजना से आप जुड़े रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, गंगा समग्र योजना? हाँ, मैं 2012 में सबसे पहले गंगा समग्र नाम के संगठन से जुड़ा, जो मूलतः गंगा और गंगा की सहायक नदियों को लेकर काम करता है। पूरे देश भर में हम ये जानते हैं कि नदियों की जैसी दुर्दशा हो गई है और बहुत सारी नदियां जो बहुत महत्वपूर्ण थीं आज नहीं हैं, विलुप्त हो गई हैं। और प्रमुख नदियों की बात तो छोड़िए, जो उनकी सहायक नदियां थीं वह भी आज नहीं दिखाई देती हैं, और जो कुछ शेष बच गया है वह भी बहुत प्रदूषित है। इसको लेकर गंगा समग्र की अपनी चिंता रही है और इसको लेकर गंगा समग्र ने बड़ा काम किया है। हम लोगों का काम खास तौर से ये है कि हम लोगों को इस काम के लिए जागृत करें कि गंगा भले ही आपके लिए आस्था की नदी है, विश्वास की नदी है, गंगा से संसार के सारे पाप क्षय हो जाते हैं, परंतु जब गंगा ही नहीं रहेगी तो फिर ये आपकी आस्था कैसे बचेगी? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो गंगा को बचाने के लिए गंगा भक्तों को आगे आना पड़ेगा। इसके लिए सरकार भी बहुत जोर शोर से प्रयास कर रही है, तमाम सारी योजनाएं होती हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उन योजनाओं को मतलब वो पूरा होने में बहुत वक्त लगता है और समय पर पूरी नहीं हो पाती है। देखिए, इसको दो भागों में देखना पड़ेगा। एक सरकार का पक्ष है और एक जो है गंगा को मानने वाले उनके भक्तों का पक्ष है। सरकार का पक्ष यह है कि वो जो गंगा में आने वाले नाले हैं उनको रोक सकती है, नालियां रोक सकती है, फैक्ट्री जो पानी गंगा के अंदर डाल दिए गई हैं, फैक्ट्रियों का पानी उन्हें रोक सकती है, सीवर्स रोक सकती है, और ऐसा रोका भी है। सरकार ने अपना काम किया है और बहुत बड़े स्तर पर काम हुआ भी है। सरकार घाटों का निर्माण करा सकती है,
लेकिन इसका सबसे बड़ा पक्ष यह आपने देखा होगा कि जब भी कोई पर्व पड़ता है जी तो लाखों लाखों लोग गंगा घाटों तक जाते हैं। जी हाँ, अब देखिए, एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि गंगा केवल आस्था के लिए और केवल हमारा कल्याण करने के लिए कोई नदी नहीं है। गंगा इस देश की बहुत बड़ी औद्योगिक नदी है। सही बात है। और औद्योगिक नदी इसलिए है क्योंकि जब लाखों लाखों लोग विभिन्न पर्वों पर, और विभिन्न पर्वों पर क्या, अब तो जब आप इसका मूल्यांकन करेंगे तो आप ये देखेंगे प्रतिदिन ही हजारों लोग गंगा घाटों पर गंगा स्नान करने जाते हैं। जी तो वो अपने वाहनों से जाते हैं, बसों से जाते हैं, ट्रेनों से जाते हैं। वहाँ दुकानदार हैं, उन दुकानदारों को की जो है आमदनी होती है, वहाँ नाई है, नाविक है, पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक सिस्टम है। जी, और ये एक औद्योगिक सिस्टम है जो प्रतिदिन करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने वाली नदी अगर देश के अंदर है तो वो गंगा है। अब इसके दो पक्ष हैं। सरकार ने घाट बना दिए, सरकार ने जो है नाले बंद करा दिए, सीवर्स बंद करा दिए जी। लेकिन जब नहाने वाले लोग एक एक दिन में लाखों लाखों लोग आप देखते हैं पर्व आते हैं, उन पर जाते हैं तो वहाँ पॉलीथीन, गंदे कपड़े और बहुत सारी चीजें छोड़ के आते हैं। लोग घर में हवन कर रहे हैं तो उसकी राख गंगा में डाल देते हैं। घर में कैलेंडर फट गया तो उसको इकट्ठा करके रख लिया, गंगा जी जाएंगे तो उसको गंगा में डाल देंगे, मूर्तियों का विसर्जन वहां कर देंगे। इसका मतलब क्या, गंगा कोई डस्टबिन है क्या जो आप वहां सबकी डाल देंगे? तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो गंगा नहाने वाले लोगों की है, आम जनों की है। और इसमें मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि मान लो एक दिन ऐसा हो गया, और हो भी गया था, कोरोना के काल में ऐसा हो गया था कि बिल्कुल साफ सुथरी हो गई थी गंगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर उसका हो गया था, लोगों का आवागमन बंद हो गया, तो जा नहीं रहे तो साफ हो गया था। लेकिन जब जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, आज फिर से वही दुर्दशा हो गई। और हम मान लें कि सरकार ने, इसका मतलब यह है कि कारण हम ही हैं। यस, हम मान लें कि सरकार एक बार ऐसा ठीक कर देती है, उसे बिल्कुल साफ पानी बहने लगता है। लेकिन अगर हम जागरूक नहीं हुए, हम अज्ञानता के कारण से उसके तटों को, उसके गंगा जल को ऐसे ही गंदा करते रहे और अपनी मान्यताओं और अपने पुरातन चीजों को लेकर, अब देखिए कई प्रकार की छोटी छोटी बातें, मैं एक सेकंड लूंगा इस गंगा के विषय पर, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय छेड़ा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप ये देखिए, लोग अपने बच्चे का मुंडन कराने जाते हैं, तो मुंडन कराते हैं और मुंडन के बाल आटे में रखकर और गंगा में डाल देते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अब उस आटे को खाने के लिए मछलियां आती हैं जी। और मछलियां के गले में वो बाल फंस जाते हैं, मछलियां मर जाती हैं जी। अब ये हमारी अज्ञानता है कि हम कर क्या रहे हैं। और सबसे ज्यादा पानी को शोधन करने वाला काम मछलियां और कछुआ ही करते हैं। सही बात है। और वो पानी को स्वच्छ रखने में उनकी बड़ी भूमिका है। कई बार हम देखते, कई बार पढ़ते हैं, कई बार कि हजारों मछलियां तट पर पड़ी मिलती हैं, मतलब मरी हुई। हाँ, अचानक से तो नहीं मरती, अचानक से नहीं मरती, कोई कुछ तो दिक्कत हुई ना जी। तो वो दिक्कत उनको ऑक्सीजन की, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, केमिकल्स बढ़ जाते हैं तो वो जो है मर जाते हैं। तो ये अनेक प्रकार की चीजें हैं। एक और नई बात अभी चली है, वैसे शवदाह करने की परंपरा भले ही पुरानी हो गंगा के तटों पर, लेकिन पहले गंगा से काफी दूर तक शवदाह किए जाते थे। अब धीरे धीरे करके गंगा के किनारे और किनारे और किनारे और बिल्कुल जल के समीप लाके शवदाह, धारा के समीप शवदाह होने लगे हैं गंगा के तटों पर। और वो आधी जली हुई डेड बॉडियां वहां छोड़ जाते हैं और उसके बाद फिर वो गंदगी सारी गंगा के अंदर जाती है। निश्चित रूप से। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनको ठीक करने के लिए, नहीं तो जो हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, ठीक है, मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन जो व्यवहार में है उन चीजों को हमें आत्मसात करना होगा, उनको समझना होगा। और जहाँ तक जो आपने बात की शवदाह की, तो विद्युत शवदाह गृह सरकार इनको प्रमोट कर रही है, बना रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी धार्मिक अनुष्ठान है, जो क्रियाकलाप हैं, वो सारे चीजें वहाँ पर भी हो सकते हैं, होते हैं। लेकिन अभी जागरूकता आ भी रही है। हम लोगों ने जहाँ पर शवदाह होते हैं वहाँ जाकर लोगों को समझाया है और लोगों को समझाकर शवदाह ही कराएं ताकि जो है प्रदूषण न हो गंगा के अंदर, इसके लिए जागरूक किया है हम लोगों ने। खासतौर से मैंने एक यात्रा 250 किलोमीटर की पैदल गंगा के किनारे किनारे ही की और गंगा के किनारे पर जितने भी गांव हैं उन सब जगहों पर छोटी छोटी बैठकें करके, मीटिंग करके लोगों को बताया कि ये तट जो गंगा का है इसको कैसे आप स्वच्छ रख सकते हैं, निर्मल रख सकते हैं और इसमें किस किस की भूमिका हो सकती है। इसमें केवल नहाने वालों की भूमिका है, वहाँ के दुकानदार की भूमिका है, वहाँ के नाई की भूमिका है, वहाँ के नाविक की भूमिका है, वहाँ के स्वच्छता कर्मी की भूमिका है। तो सबकी मिलकर भूमिका
जो है गंगा को स्वच्छ बना सकती है। हाँ, निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपना योगदान देगा, अपने महत्व को समझेगा, अपने जो उसकी जिम्मेवारी है उसको समझेगा। जी बिल्कुल। जैसे आपने एक छोटा सा उदाहरण दिया नाई वाला की जो बाल कटवाकर बाल को आटे की लोई में मतलब बंद करके उसको नदी में डाल देते हैं। तो इन चीजों को हमें समझना होगा, इन छोटी चीजों को। अगर हमको शवदाह करना है तो तट के बिल्कुल पास क्यों करें, थोड़ा सा दूर हट कर और कोशिश करें कि वो विद्युत शवदाह ग्रह में करें। जी, मैं आपको एक और छोटी सी जानकारी दूं, बड़ी मजेदार जानकारी है। ये हजारों साल तक हमारे देश की नदियां जो सुरक्षित रहीं और व्यवस्थित रहीं, उसके पीछे नदियों के लिए भी कुछ संहिताएं बनाई गई थी, कुछ नियमावली बनाई गई थी जी। और जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी गंगा या किसी भी पवित्र नदी के तट पर रात को सोएगा नहीं, प्रवास नहीं करेगा जी। और अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी है तो वो जहां तक शंख की ध्वनि जाती है गंगा के तट से इतनी दूर तक, वहां तक जाके प्रवास करेगा। कोई मलमूत्र नहीं त्यागेगा गंगा के किनारे पर और गंगा के किनारे पर कोई निश्चित स्थायी आवास नहीं बनाएगा किसी भी नदी के किनारे पर। जी। हमारे ऋषियों ने नदियों को सुरक्षित रखने के लिए आचार संहिताएं बनाई और उनका पालन भी लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक किया, हजारों वर्षों तक किया। लेकिन आज जो आपने बताया, जो चीजें बताई हैं, आज बिल्कुल उसका उलट हो रहा है। उलट इसलिए हो रहा है कि हमने अब वैसे संत और ऋषियों के प्रवचन में जो विषय आने चाहिए ये विषय छूट गए, पर्यावरण नहीं रहा, भक्ति रह गई। दूसरा जो हमारा शैक्षिक सिलेबस तैयार हुआ जी, उसमें भी हमने ध्यान नहीं दिया। हमने अपने सिलेबस में इन चीजों को ऐड नहीं किया। अगर हमने जोड़ा होता तो ये जागरूकता जो आज हमें फैलानी पड़ रही है वो नहीं फैलानी पड़ती। जी, तो ये जागरूकता की बहुत आवश्यकता है और मेरा तो मानना यह है कि सरकार को चाहिए कि जो छोटे बच्चों का सिलेबस है उससे लेकर बड़े हिस्से तक पर्यावरण को एक अलग विषय न बनाए। पर्यावरण का महत्व सभी विषयों में कहीं न कहीं उसको जोड़कर रखें, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जोड़ें ताकि पर्यावरण के प्रति, नदियों के प्रति बहुत बड़ा जो जन जागरण आज सरकार को करना पड़ रहा है, हम लोगों को करना पड़ रहा है, वो करने की आवश्यकता ही न बचे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो बच्चों के मन में शुरू से ही ये बात होगी तो निश्चित रूप से वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होंगे। बिल्कुल जागरूक होंगे, संवेदनशील होंगे और अपने घर में भी पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों भारत सरकार ने गंगा जी को स्वच्छ करने के लिए एक गंगा समिति भी बनाई है और सौभाग्य से आप भी उस समिति के सदस्य हैं। जी, तो अभी सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के जो अपना जल शक्ति मंत्रालय है जी, उसने उत्तर प्रदेश में 5 सदस्यों की गंगा समिति के नाते नियुक्ति की। उसमें एक मैं भी सदस्य हूँ और जो समिति जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ रखने के लिए सरकार को सुझाव देगी और सरकार उन सुझावों का जो है क्रियान्वयन करेगी। तो सरकार की तो इच्छा है और सरकार इसके प्रति वचनबद्ध भी है और लगी भी है। उसके लिए बजट भी आवंटित करती है। उसके लिए उन्होंने कई ऐसे विभागों को, वन विभाग को भी आज जो है गंगा और उसकी नदियों के साथ जोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यक्रम करा रहे हैं, कॉलेजों के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से सरकार ये जागरूकता फैला रही है। पर ये अभी इसके लिए बड़ी जरूरत है। अभी एक बहुत बड़े जागरूकता के आंदोलनों की जरूरत है इसके लिए। डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस दायित्व का निर्वाह बहुत अच्छे से करेंगे और जो भी आपको दायित्व मिलता है आप उसको अच्छे से निभाते ही हैं। हमने आपका पिछले जो गंगा समिति में आपने जो काम किया है उसके बारे में हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं। अच्छा, हम एक जो शुरू में हम लोग बात कर रहे थे कि आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का सदस्य नामित किया गया है, तो इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताएंगे? हाँ जी, क्योंकि आयोग तो बहुत सारे थे पहले से। जी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया है जिसका मुझे सदस्य उन्होंने नामित किया है। अब तक माध्यमिक का आयोग अलग था और उच्च शिक्षा का आयोग अलग था और बेसिक का आयोग तो नहीं था, लेकिन बेसिक की परीक्षाएं कराने की व्यवस्था बिल्कुल अलग प्रकार की थी। होता क्या था कि इन अलग अलग आयोगों में नियुक्तियां करने की प्रक्रिया में विलंब होता था। सरकार ने विचार किया कि इन सबको मिलाकर एक बड़ा आयोग बना देना चाहिए
ताकि बहुत लंबी प्रतीक्षा हमारे विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए या साक्षात्कार के लिए नहीं करनी पड़े, तो एक बड़ा आयोग का गठन किया है। और उसके पीछे सरकार की मंशा है कि त्वरित गति से जहां जहां पद रिक्त हों उनकी सूचनाएं मांगकर प्रतिवर्ष और नियमित आयोग काम करे और नियमित लोगों को रोजगार मिले। जैसे ही जहां भी सूचनाएं रिक्त हैं, जहां भी पद रिक्त हैं, तो उसमें कोई भी मतलब बहुत ज्यादा देरी न हो, विलम्ब न हो। तो इस विलम्ब को दूर करने के लिए इस बड़े आयोग का गठन किया गया है। जी। तो मुख्यालय कहाँ रखा गया है डॉक्टर साहब? प्रयागराज में। अच्छा। तो जैसा कि वर्तमान में हम इसे देख रहे हैं कि तमाम सारे मतलब विद्यालयों में, महाविद्यालयों में या माध्यमिक विद्यालयों में तमाम सारे पद रिक्त पड़े हैं। तो इसके बारे में कुछ आप लोगों ने सोचा है? हाँ, अभी तो निर्वाचन की प्रक्रिया देश भर में चल रही है और उसके पहले भी अधियाचन के माध्यम से बहुत सारे रिक्त पदों को मंगा लिया गया है और कुछ पूर्ववत कार्रवाइयां भी लंबित पड़ी हैं। तो जैसे ही निर्वाचन का यह प्रक्रिया पूरी होगी, आयोग सक्रियता के साथ साक्षात्कार, लिखित परीक्षाओं का जो क्रम है उसे शुरू करेगा। और जहां तक रोजगार की बात है, तो यह आयोग सुनिश्चित करेगा कि एक निश्चित समय सारणी के अंदर ये सारी नियुक्तियां हों और ताकि आने वाली पीढ़ी को, आने वाले विद्यार्थियों को उनके पद के अनुरूप, उनकी योग्यता के अनुरूप उनको सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। नहीं, निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने पद दायित्व का निर्वाह करेंगे, अच्छे से करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, ताकि जो लोग इससे जुड़े हैं, रोजगार जिनकी जरूरत है, जिनको शिक्षा के बाद में रोजगार की जरूरत होती है, तो वो लोग समय से रोजगार पा सकें। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने अपने बारे में, अपनी जो सामाजिक दायित्व है, अपनी शिक्षा दीक्षा है, इसके बारे में आपने हमारे श्रोताओं को बहुत सारी जानकारी दी, बहुत अच्छे से बताया। आपके जो पढ़ने लिखने में रुचि है, तो आपके तमाम सारे संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। तो मुख्य रूप से आपका लेखन कार्य पद्य में होता है या गद्य में होता है? मैं पद्य और गद्य दोनों में लिखता हूँ। जी। मेरा कहानी संग्रह भी आया है और मेरी कहानियां दैनिक जागरण वगैरह अखबारों में भी छपती रही हैं जी। और मेरे बहुत सारे शोध आलेख देश भर की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप रहे हैं लगातार जी। उसके अलावा काव्य भी, मैं गीत लिखता हूँ, मैं गजल लिखता हूँ। हाँ जी, मैं देख रहा था कि आपके कई सारे तो मेरे संग्रह मेरे 3 काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। जी। तो कविता के क्षेत्र में भी मेरा अपना काम है और गद्य के क्षेत्र में खास तौर से मेरा जो रुचि है वो पुरातत्व की ओर भी है। अच्छा। जो हमारे प्राचीन स्थल हैं और जिन स्थलों का महत्व किसी युग में रहा है, तो उनको भी कैसे हाईलाइट किया जाए, उनको भी कैसे जनमानस के सामने लाया जाए, इस पर भी मैं थोड़ा बहुत काम करता रहता हूँ। निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा विचार है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो विचार है ये क्रियान्वित हो, कार्यान्वित हो और आप इसके ऊपर बहुत कुछ बेहतर कर पाएं और समाज को दे पाएं। जी सर, मेरी तो कोशिश यही रहती है, लगातार पढ़ने पढ़ाने के बाद जितना भी सारा समय मिलता है वो सब देश और समाज के कामों में ही लगाता हूँ। ऐसा मेरे जनपद में जहाँ मैं रहता हूँ पूरे जनपद भर के लोग जानते हैं। तो समाज के लोगों को, जनपद के लोगों को और अपने विद्यार्थियों को आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम ऐसी शिक्षा प्राप्त करें जो हमारे स्वयं के निर्माण के लिए, स्वयं के जीविकार्जन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो। हमारा पूरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण हमारा राष्ट्र है। इसकी सेवा बिना किए, इसको छोड़कर किए जाने वाला कार्य न्यायोचित नहीं है। अपने कामों के साथ साथ हम इस राष्ट्र और समाज के लिए भी साथ साथ कुछ करते रहें, तब ही हमारी शिक्षा की सही उपाय देता है। राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र प्रथम। बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। निश्चित रूप से राष्ट्र है तो हम हैं जी, और इसी भावना के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए सब आपका आभार।